ज्यादातर जीवों को यही माहौल पसंद था। इसके बाद एक नए किस्म के बैक्टीरिया पैदा हुए। इनका नाम था सायानोबैक्टीरिया और इन जीवों ने गैस से जुड़ी एक गंभीर समस्या पैदा कर दी। अरबों साल पहले की पृथ्वी की कल्पना कीजिए, तब ऑक्सीजन नहीं थी, फिर भी हर कोई संतुष्ट था। लेकिन फिर सायानोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाने की शुरुआत की। ये एक विषैला प्रदूषण तत्व था। अगर उस वक्त कोई कानूनी एजेंसी होती तो वो इन्हें अवैध करार देती, लेकिन फिर इन्होंने पूरी दुनिया को ही प्रदूषित कर दिया। इन्होंने वाकई पर्यावरण के सिलसिले में एक पूरे ग्रह के लिए संकट पैदा कर दिया। ऑक्सीजन से जुड़े इस संकट ने ग्रीन हाउस प्रभाव को गड़बड़ा दिया, जो इस ग्रह को गर्म रखता है। ऐसे में पूरी दुनिया का तापमान गिरने लगा। इसके लिए जिम्मेदार थी बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीवन ने हमारे ग्रह को बर्बाद किया। उसने ऑक्सीजन पैदा की। ऑक्सीजन ने मीथेन के ग्रीन हाउस प्रभाव को बर्बाद किया और इससे पूरी पृथ्वी जम गई। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले बर्फ ध्रुवों से आगे तक फैलने लगी। सूरज की धूप इस ग्रह को गर्म करने के बजाय बर्फ पर से रिफ्लेक्ट होने लगी। तापमान के गिरने से और बर्फ बनी। इससे और ज्यादा धूप स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हुई और फिर सर्दी का ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। बर्फ अपने पैर फैलाती रही। तापमान गिरता रहा। नीला ग्रह सफेद हो गया। पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई। कमाल की बात है कि इसके बाद के अरबों वर्षों में ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हुआ होगा और इस दौरान पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद, तमाम बाधाएं होने पर भी कुछ मुट्ठी भर प्रजातियों का वजूद कायम रहा। इसका श्रेय जाता है ज्वालामुखियों को। बेशक पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन ज्वालामुखी फिर भी इसमें से अपना मुंह बाहर निकालते रहे होंगे। पानी के स्रोत जरूर मौजूद रहे होंगे और इस तरह जीवन ठंड के इस दौर में भी कायम रहा होगा। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आज ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी के सबसे बेरहम पर्यावासों में जिंदा रह लेते हैं, जैसे कि बर्फीली गुफाएं और ग्लेशियर। उन्हें बस चट्टानें, पानी और थोड़ी सी धूप चाहिए। मेरे ख्याल से बेशक पृथ्वी बर्फ की गेंद बन चुकी थी, लेकिन बर्फ से ढके होने के बावजूद कुछ ऐसी जगहें थीं जहां बर्फ इतनी पतली थी कि रोशनी उसके अंदर पहुंच पाती थी, और ऐसी जगहों पर बर्फ के नीचे ये जीव बड़े आराम से पनप रहे थे। और इस पूरे दौर में वो ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उगलते रहे जिन्होंने जीवन को कायम रखने में मदद की थी। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से वायुमंडल गर्म होने लगा और फिर 64 करोड़ साल पहले बर्फ की गेंद जैसी लगने वाली पृथ्वी का ये दौर खत्म हो गया और जिंदा बचे जीवों ने एक नई दुनिया में कदम रखा। जब पृथ्वी का बर्फ की गेंद की तरह दिखने वाला दौर खत्म हुआ तो हालात दिलचस्प हो गए। जीवन के लिए बहुत सारे अवसर पैदा हो गए। पानी बहने लगा, बर्फ पिघलने लगी, जो ऑर्गेनिक सामग्री सड़ नहीं रही थी वो जमा होने लगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दौर में ढेर सारा विकास होने लगा। इस बीच सायानोबैक्टीरिया और भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाने लगे। अब दूसरे जीवों को इसमें सांस लेना सीखना था या दम तोड़ना था। कई जीवों ने यह तय किया कि ये जहर उपयोगी हो सकता है। ये ऊर्जा से भरा था और इससे उन्हें ऊर्जा का एक स्रोत मिला जो इतना ताकतवर था, उसके जरिए बड़ी बड़ी पेचीदा संरचनाएं बनाई जा सकती थीं। पफ एनिमल। बर्फ के गोले जैसी दिखने वाली पृथ्वी पर्यावरण के नजरिए से बर्बाद थी और विकास प्रक्रिया के हिसाब से कामयाब। अब यहाँ पेचीदा जीव पनपने लगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर जीव इससे आगे कभी पनपने वाले नहीं थे। किसी चीज ने इनकी रफ्तार को थाम दिया। ये था ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ताकतवर हथियार और इसने पलक झपकते ही हमला कर दिया। उग्र ब्रह्मांड में तमाम बाधाओं के बावजूद जिंदगी कायम रहती है, लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड किसी भी पल गुप्त हथियार चला सकता है
और गहरे अंतरिक्ष से आने वाली डेथ रे से पृथ्वी पर तमाम जीवन को खत्म कर सकता है। और 1960 के दशक तक किसी को भी इस रे के वजूद के बारे में मालूम नहीं था। सन 1967 ये शीत युद्ध का चरम दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे को हराने पर उतारू थे और उनके परमाणु हथियारों का ढेर और परीक्षण बढ़ता जा रहा था। अमेरिका को चिंता थी कि सोवियत संघ अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है, तो उसने अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट भेज दिए ताकि परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली गामा रेज की चमक पर नजर रखी जा सके। 2 जुलाई सन 1967 उपग्रहों ने गामा रे की एक चमक का पता लगाया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे दमदार और विध्वंसक रूप था। पेंटागन में फौरन ही घबराहट फैल गई। अमेरिका को लगा कि रूस शायद बाहरी अंतरिक्ष में बेहद विशाल हाइड्रोजन बमों का परीक्षण कर रहा है और उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये बम नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा जानलेवा चीज थी। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, हे ईश्वर, ये चमक तो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से आ रही है। ये शायद अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही है। तो इस तरह से बिग बैंग के बाद दूसरे ऊर्जा के स्रोत का पता चल गया। जब पहल गामा रे बर्स्ट का पता चला तो लोगों को लगा कि ये शायद नजदीक होना चाहिए, क्योंकि आसमान में नजर आने वाली ये सबसे चमकदार चीज है। आज हमें पता है कि गामा रे बर्स्ट न केवल दूर है, बल्कि वो हमारी गैलेक्सी में भी नहीं है। वो तो ब्रह्मांड के बाहरी किनारे के नजदीक है। ये हमें नजर आने वाली सबसे दूर की चीजें हैं। जुलाई सन 2008 में नासा ने फर्मी स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य था इन विशाल धमाकों के स्रोत का पता लगाना। फर्मी ने न सिर्फ ब्रह्मांड के प्रति हमारी आंखें खोली, बल्कि हमें एक ऐसा अलग नजारा दिया कि हम वहाँ की गतिविधियों को गहराई से समझ पाएं। अगर आपकी आंखें गामा रे को देख सकें, तो आसमान के पूरे बीच वाले हिस्से में गैलेक्सी बहुत ज्यादा चमकदार दिखेगी। आपकी नजर में मुख्य रूप से होंगे बहुत सघन सक्रिय सितारे और बेहद विशाल ब्लैक होल। और ब्लैक होल शायद गामा रे बर्स्ट के रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा दम तोड़ता है, जिसका आकार हमारे अपने सूर्य से कम 25 गुना बड़ा होता है, तो इसके मरने से एक ब्लैक होल बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी गिनी चुनी विशाल और ताकतवर चीजों में से एक हैं जो गामा रे बर्स्ट पैदा कर सकती हैं। गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल के शुरू होने का प्रतीक है। जब कोई विशाल तारा फटकर सुपरनोवा बनता है, तो उसके कोर के खत्म होने से एक ब्लैक होल बन जाता है। इसके मटेरियल के बिखराव से एक बड़ी सी डिस्क बनती है जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके ब्लैक होल में गिरते वक्त एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। सितारे के घूमते अवशेष ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनकी रफ्तार प्रकाश की गति जितनी हो जाती है और तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस। जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा कुछ मैटर बाहर की तरफ गिरता है। ये ब्लैक होल के विशाल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ऊपर नीचे उछलता है। ये मैटर शुरुआती विस्फोट से निकले मलबे से टकराता है। तेज रफ्तार वाली इन टक्करों से जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है और यही होती है गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट बहुत दिलचस्प चीज है। आप पूरे ब्रह्मांड में इनका अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत चमकदार हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पृथ्वी के करीब ले आएं, जैसे कि पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती हैं। ये बीम इतनी बड़ी होती है कि अगर कोई गामा रे बर्स्ट पृथ्वी के करीब वजूद में आती है, तो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते ये इतनी चौड़ी हो जाएगी कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही निगल लेगी। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हों और ऊपर की तरफ देखें, तो आपको चमकदार रोशनी दिखेगी और इससे पहले कि आप पूछें कि ये क्या है, आपका वजूद खत्म। अंतरिक्ष से गुजरने वाली इस बीम में इतनी ताकतवर एनर्जी होती है कि ये उतनी दूरी से भी पृथ्वी पर बहुत आसानी से आग लगा देगी। ये पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर देगी। महासागर उबलने लगेंगे, इससे चट्टानें भी पिघल जाएंगी। इसे तो महाविनाश से भी बड़ा महाविनाश कह सकते हैं। ये हालात सबसे खराब होंगे, लेकिन अगर गामा रे बर्स्ट और भी दूरी से पृथ्वी से टकराती है, तो क्या हम बच जाएंगे?
लोग पूछते हैं क्या होगा अगर कोई गामा रे बर्स्ट 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक के दायरे से पृथ्वी से टकराती है। असल में ये सही सवाल नहीं है। पृथ्वी के इतने नजदीक गामा रे बर्स्ट हो चुके हैं और ऐसे बर्स्ट की वजह से पृथ्वी पर कई जीवों का विलोपन भी शायद हो चुका है।